स्टार्ट करो। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, चारों काल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सीडीपी में पढ़ेंगे कि शिक्षा जगत में कौन कौन से महत्वपूर्ण आयोग अधिनियम लाए गए जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हुआ, शिक्षा में गुणवत्ता आया। तो ये जो शिक्षा संबंधी आयोग है, अधिनियम है, अंग्रेजों के ज़माने से चालू हो गया था। पहले और सेकंड सेशन में मैं बता दिया था, फिर से उसको शॉर्टकट में रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो ऑनलाइन वाले सभी जितने भी सुपर टीटी, सीटीटी, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक जानकारी है। शॉर्टकट पूछा जाता है, सीधा टू द पॉइंट कि फलाना समिति कब आया, किसके द्वारा बनाया गया, ऐसा करके। तो फटाफट आप लोग रिवाइज करते जाएंगे। इसको दो तरीके से पढ़ना है। टॉपिक का नाम क्या है, सभी लोग अंडरलाइन कर लेंगे। टॉपिक का नाम है विभिन्न शैक्षणिक अधिनियम और आयोग, शिक्षा संबंधी आयोग, कौन कौन से शिक्षा को लेकर आयोग। तो इसको हमेशा दो तरीके से पढ़ना है। एक हमको देखना है आज़ादी के पहले और एक आज़ादी के बाद। स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से आयोग शिक्षा संबंधी आया था, शिक्षा को लेकर ना। तो चलो यहाँ पर ध्यान दो। पहला जो है वो है आपका स्वतंत्रता से पूर्व अर्थात 1947 से पहले कौन कौन सा आयोग आया था। तो आप लिख सकते हैं चार्टर अधिनियम 1813। ध्यान रखना, चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट बोल सकते हो। इसी चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से 1818 या 1817 में कह सकते हो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, है ना। ध्यान रखना, कलकत्ता यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई है। आज इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। इसके बाद 1818 के बाद ये हो गया 1813, 1818, 1817 भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1817-18 के बाद अगला है आपका 1835। 1835 में आपको याद रखना, खासकर मैकाले शिक्षा ना, लॉर्ड मैकाले का शिक्षा पद्धति। तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा, है ना, आयोग कब आया पूछने से याद रखना 1835 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैकाले शिक्षा, आपको ध्यान में रखना है। इसने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। कौन शिक्षा को? अंग्रेजी शिक्षा को। मतलब 1835 में ये मान के चलो कि अंग्रेजी शिक्षा पूरा भारत देश में लागू हो गया, हर राज्यों में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1854, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1854 को बोला जाता है वुड डिस्पेस, है ना। चार्ल्स वुड करके बहुत बड़े, है ना, ब्रिटिश शिक्षाविद थे। तो चार्ल्स वुड, तो इसको बोलते हैं चार्ल्स वुड का वुड डिस्पैच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो इसको। 1854 वुड डिस्पैच, इसको जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया। पाश्चात्य शिक्षा को, जो वेस्टर्न में जो चीज़, जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई होती है, वैसे ही पढ़ाई लिखाई कहाँ होना चाहिए बोला? इंडिया में होना चाहिए। जैसे आप लोग चले जाना कॉन्वेंट स्कूल में, है ना, मिशनरी स्कूल में, वहाँ की जो शिक्षा पद्धति है हुबहू कहाँ कैसा है, जो फॉरेन में चलता है, पाश्चात्य में, ब्रिटेन इधर यूएस में, उस टाइप का। तो वैसा शिक्षा कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए। ऐसा किसने कहा? चार्ल्स वुड ने। तो 1854 में याद रखना इसके बारे में। उसके बाद खास आपको याद रखना है 1882-83। 1882-83 में आपको याद रखना है हंटर आयोग। हंटर आयोग आपको याद रखना है, ये एक शिक्षाविद थे, विलियम हंटर। तो हंटर आयोग के माध्यम से इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को लेकर खास काम किया, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। तो याद रखना प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो इसका मेन फोकस किस पे था? प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी बच्चे को बहुत मारते हैं ना हंटर में, ऐसा करके याद रखना, सूटी में। तो हंटर आपको याद रखना है किसके लिए है? प्राइमरी शिक्षा या फिर प्राथमिक शिक्षा के लिए। इसके बाद हंटर आयोग के बाद आपको याद करना है 1906। 1906 में बंगाल विभाजन के बाद भारतीयों ने जो है अपने स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, कारण समझ में आ गया ना, बंगाल विभाजन, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का कारण। इसके बाद 1907 के बाद 1917, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1917 में आपको बोलना है कौन सा आयोग आया, तो आपको बोलना है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग भारत देश में स्वतंत्रता से पहले 1917 में सैडलर आयोग आया, जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। विशेष रूप से महिला शिक्षा के उपाय के बारे में बात किया गया और इसमें डिग्री कोर्स 3 साल का होना चाहिए, इस पे बात किया गया। और इसी दरमियान जो है इसी आयोग के माध्यम से बाद में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई 1920 में। इसके बाद आ जाओ 1917 के बाद 1929 हार्टोंग समिति, याद रखना हार्टोंग समिति। ये जो हार्टोंग समिति है इसकी विशेष खास ये है कि विश्वविद्यालय का जो शिक्षा स्तर है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। हार्टोंग समिति ना 1929 में। और साथ ही साथ एक चीज़ और इसमें नोट कर लेना, इस आयोग ने, इस समिति ने जो है व्यावसायिक शिक्षा, कौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। ध्यान रखना, व्यावसायिक शिक्षा जानते हो ना, वोकेशनल कोर्स और इंडस्ट्रियल कोर्स, इस पर बढ़ावा कौन दिया, हार्टोंग समिति। इसके बाद फिर 1937-38 1937-38 इसमें आप ध्यान रखेंगे सभी अभ्यर्थी, जाकिर हुसैन समिति, ये भारतीय है, जाकिर हुसैन समिति। 1937-38 जाकिर हुसैन, बाद में ये शिक्षा मंत्री ही बनेंगे, देखना पढ़ना ना, जाकिर हुसैन। तो इन्होंने जो है 7 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को और लड़कों के 7 से 7 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर जो है अपना सुझाव रखा। वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा योजना, नई तालीम शिक्षा योजना, बुनियादी तालीम शिक्षा योजना, ये सब जो है जाकिर हुसैन समिति के सुझाव थे। और इन्होंने एक खास काम किया कि इस पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धार्मिक शिक्षा को शामिल नहीं करने पर जोर दिया, अंग्रेजी को शामिल नहीं करने का और धार्मिक शिक्षा को शामिल नहीं करने पर जोर दिया, किसने, जाकिर हुसैन ने। और शिक्षकों के पारिश्रमिक पर ध्यान रखना, मतलब शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनका जो सैलरी वगैरह होता है उस पर ही थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ऐसा करके सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद आज़ादी के पहले एक और लास्ट में आपको खास याद रखना 1944, जिसका नाम है सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। सार्जेंट रिपोर्ट कब आया था बोलने से 1944 में, खास कर ये जो है हायर एजुकेशन के लिए था, ये उच्च शिक्षा विभाग के लिए था। इसमें डिग्री पाठ्यक्रम 3 साल का होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। विश्वविद्यालय में अगर पढ़ना है तो उसके लिए प्रवेश परीक्षा होना चाहिए, है ना। एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के डायरेक्ट आपको पढ़ने नहीं मिलेगा, एंट्रेंस में पास होगे तभी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ पाओगे, ऐसा सार्जेंट बोला। सार्जेंट बोला सीधा सीधा नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से आपका आज़ादी के पहले 1944, 1937-38, 1929, 1917, 1906, 1882-83, 1854, 1835, 1818, 1813, इतना ही याद रख लो, पर्याप्त है। अब आते हैं हम लोग स्वतंत्रता के बाद। आज़ादी के बाद भारत जब स्वतंत्र हो गया है तो भारतीयों के द्वारा कौन कौन से शिक्षा को लेकर आयोग और अधिनियम बनाए गए। तो इसमें पहला अधिनियम, पहला आयोग, पहला समिति आपको याद रखना है 1948। तो 1948-49 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी को याद रखना है, डॉक्टर राधाकृष्णन समिति। सभी लोग याद रखेंगे, डॉक्टर राधाकृष्णन समिति। ये जो डॉक्टर राधाकृष्णन जानते हो, प्रथम जो है क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति भारत के, बने कि नहीं बने, फिर बाद में राष्ट्रपति बने कि नहीं बने, राष्ट्रपति बने कि नहीं बने, है ना। शिक्षाविद थे बहुत बड़े, इनके बहुत सारे फिलोसोफर हैं भारत के ना, भारतीय दार्शनिक है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर राधाकृष्णन समिति याद रखना 1948 में इन्होंने लाया है ना। और इसने जो है खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए। और इसी के माध्यम से 1956 में याद रखना, ये 48 से लेकर लगभग ये मान के चलो कि
यहाँ तक लेना 59 तक। इसी के अंतर्गत 1956 में यूजीसी का गठन हुआ। जानते हो यूजीसी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है विश्वविद्यालय आयोग अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो आपको कब याद रखना है? 1956 में। कॉन्सेप्ट किसका था? डॉक्टर राधाकृष्णन समिति। आज जितना भी कॉलेज देखे होंगे यूजीसी के बैनर तले काम चलता है, चाहे वो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय हो, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो, खासकर यूजीसी के नियम के तहत चलता है। तो यूजीसी में नाम कौन सी समिति का रहा है सुझाव? डॉक्टर राधाकृष्णन का, याद रखना। स्पष्ट है? उसके बाद 1948 के बाद आपको ध्यान रखना, ये डेट अलग से स्पेशल याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा यूजीसी। 1948, 1956, 56 के बाद आपको याद रखना 1952-53, 1952-53। ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे। 1952-53 में आपको ध्यान रखना है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, है ना, मुदलियार आयोग, ये आपको याद रखना है। 1952-53 में मुदलियार आयोग आया और इनका सबसे बड़ा कार्य था माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन। कौन सा? माध्यमिक शिक्षा आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन। एग्जाम में डायरेक्ट आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जो है किस आयोग के माध्यम से स्थापित हुआ? तो डॉक्टर मुदलियार आयोग 1952-53। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को याद रखना है। उसके बाद 1958 में आपको याद रखना है श्रीमती दुर्गाबाई समिति। तो दुर्गाबाई शिक्षा समिति, इन्होंने जो है महिला शिक्षा, स्त्री शिक्षा पर जो है काम किया। ठीक है, इसको ध्यान रखना। महिला शिक्षा के ऊपर राष्ट्रीय समिति के रूप में इन्होंने जो है एक समिति बनाई। दुर्गाबाई, कब आया ये दुर्गाबाई? 1958। उसके बाद 1961। 1961 में आपको याद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर संपूर्णानंद समिति। संपूर्णानंद समिति 1961 में आया है। इन्होंने खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा में यूनिफॉर्म, गणवेश जो होता है स्कूलों में पहनते हैं ना यूनिफॉर्म, इसके ऊपर, स्कूलों में जो प्रेयर होता है, राष्ट्रगान, इसके ऊपर, और भाषा को लेकर, शिक्षा के साथ शैक्षणिक भ्रमण को लेकर, और स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस पे लेकर, ठीक है, इस पे इन्होंने काम किया। संपूर्णानंद ने, मतलब कह सकते हो पूरा स्कूली शिक्षा को लेकर इन्होंने खास किया, और खासकर भावनात्मक एकता के रूप में इन्होंने स्कूल पे भावनात्मक एकता, बच्चों में क्या होना चाहिए? देश प्रेम होना चाहिए, इस पर इन्होंने काम किया। संपूर्णानंद मतलब संपूर्ण होना चाहिए, तन मन धन से राष्ट्र प्रेम। तो ये संपूर्णानंद याद रख लो, 1961। अब आते हैं 1961 के बाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1964-66, जिसका नाम है कोठारी आयोग। ठीक, ये आपको याद रखना है, दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है एक आयोग बनाया गया, कोठारी आयोग, 1964-66। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोठारी आयोग। इस आयोग में बहुत सारे सुझाव रखे गए थे, जैसे कि इस आयोग को शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या बोला जाता है? सीधा लिख लेना, शिक्षा आयोग। इसी कोठारी आयोग के दम पे पहली बार भारत में राष्ट्रीय शिक्षा समिति, वो NEP है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं ना, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहला वाला 1968 जो बोलते हैं, वो जो है इसके बिसात पर स्थापित हुआ। ये आप लोग पढ़ेंगे ना, तो 1968 में इसी के दम पे, तो लिख लेंगे 1968। भारत में NEP फर्स्ट या फिर नई शिक्षा नीति 1968 लाया गया भारत में, जिसका आधार क्या था? कोठारी आयोग।
कोठारी आयोग के सुझाव पर ही पहली बार भारत में शिक्षा नीति कहना चाहिए, नई शिक्षा नीति 1968 में आया था। नई शिक्षा नीति भी पढ़ोगे 1968, 1986 और उसके बाद 2020, आया समझ में, 2020 ये सब पढ़ोगे अभी। तो ये हो गया आपका NEP 1968। समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1968 के बाद आप लोग इम्पोर्टेंट याद रख सकते हो अगला 1977। इसमें लिख सकते हो श्री ईश्वर भाई पटेल समिति। ईश्वर भाई पटेल समिति, ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 में आया। इनके द्वारा कहा गया कि 10 वर्षीय स्कूलों के लिए पाठ्य चर्चा पर समीक्षा होना चाहिए। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सुने रहो कि 1970 में समिति का नाम क्या था, ईश्वर भाई पटेल समिति। इसके बाद आप लिखेंगे 1970 के बाद, आज़ादी के बाद 1983 और 85। 1983-85 के समय में भारत में आया प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय के द्वारा। प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय बंगाली है ये, है ना। इन्होंने जो है शिक्षकों पर राष्ट्रीय आयोग लाया। शिक्षकों पर या शिक्षक राष्ट्रीय आयोग कह सकते हो, शिक्षा नहीं शिक्षक, शिक्षक ठीक है, शिक्षा नहीं शिक्षक। शिक्षकों पर राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया DP चट्टोपाध्याय ने। इसमें इन्होंने बात किया कि जो शिक्षक होते हैं स्कूल पढ़ाने वाले, कॉलेज में पढ़ाने वाले, इन शिक्षकों को प्रॉपर वे में ट्रेनिंग मिलना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर ट्रेन होने के बाद स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे आप लोग अभी नौकरी लगेगा तो तुरंत स्कूल नहीं भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे तो कुछ दिन आप लोग क्या कराएंगे, ट्रेनिंग देंगे। जैसे पुलिस का होता है ट्रेनिंग, तो ट्रेन करने के बाद ही स्कूल में भेजना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा किस पे 1983-85 में जो शिक्षकों पर राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। उसके बाद लिखेंगे आप लोग 1985 है ना, 83-84-85 निकल गया। अब आते हैं 1986। 1986 में आप लोग लिखेंगे NEP सेकेंड। NEP सेकेंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरा आया, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया NEP 1986। पहला NEP कब आया था? 1968 में कोठारी आयोग के आधार पर, और उसके बाद 1986 में आया। 1986 ये बहुत लंबे समय तक चला, ये देख रहे हो है ना, 2020 तक चला कह सकते हो। तो यहाँ पर इसमें खास जो इसका उद्देश्य था NEP 1986 का, सार्वभौमिक शिक्षा, 14 वर्ष की तक के आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा और गुणवत्ता में सुधार। तो याद रखेंगे 1986 में NEP 1986। इसके बाद लिखेंगे आप लोग 1990। 1986 के बाद 1990। 1990 में आप लोग लिखेंगे आचार्य राममूर्ति समिति। आचार्य थे, शिशु मंदिर में देखना आचार्य बोलते हैं गुरुजी लोग को, आचार्य राममूर्ति समिति। ये भी आप ध्यान रखेंगे, आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में। इस समिति ने राष्ट्रीय नीति की समीक्षा के लिए जो है काम किया और मानवीय समाज पर जोर दिया। तो कम से कम इसका नाम और ये सन ये याद कर लो। आचार्य राममूर्ति समिति कब आया शिक्षा आयोग को लेकर? 1990 में। ठीक है, NEP मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरा कब आया? 1986 में। पहला वाला कब आया है भाई? पहला वाला लिखना 1968 में। 68 को पलट दोगे तो क्या हो जाता है? 86 हो जाता है। पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। तो याद रखना, सिंपल। इसके बाद 1990 के बाद आप लोग लिखेंगे
ये याद करना है, 1992 1993। 1992-93 आपको याद रखना है, राष्ट्रीय सलाहकार समिति, राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई गई और इस राष्ट्रीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता कर रहे थे प्रोफेसर यशपाल, है ना, आपको याद नहीं, प्रोफेसर यशपाल ये अध्यक्ष थे। तो इसके समिति को जो है नाम दिया गया यशपाल समिति। गठन हो गया था 1992 में, काम करना चालू कर दिया 1993 में, और इसका कॉन्सेप्ट था बिना बोझ के शिक्षा। लिख लेना, इनका उद्देश्य क्या था, थीम क्या था, बिना बोझ के शिक्षा। 1992-93 को जाना जाता है यशपाल के नाम से। तो प्रोफेसर यशपाल समिति याद रखना, 1992 में गठन हुआ, 93 में काम चालू हो गया इनका, और इनके कहने पर जो है समिति बनाई गई स्कूलों के लिए, और इनके सुझाव था कि स्कूलों में जो है बिना बोझ के क्या होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। तो याद रखना यशपाल, 1992-93 मतलब यशपाल का नाम गूंजना चाहिए, गूंज रहा है 92-93 में यशपाल, ठीक है, 92-93। अब उसके बाद लिखेंगे 1992-93 के बाद 1993 के बाद 93 में ही लिख लेना एक और 1993। ये देखो यशपाल समिति को 92 में लोगे तो भी चल जाएगा ना, डरना नहीं है, 93 में लोगे तो भी चल जाएगा। और उसी 1993 में एक समिति आई थी जिसका नाम था प्रोफेसर रामलाल पारिख, प्रोफेसर रामलाल पारिख समिति, प्रोफेसर रामलाल पारिख समिति 1993 में। इसका खास था बीएड पर, बीएड समिति बनानी। ये क्या बीएड जानते हो, बीएड समिति पत्राचार, इस पर इन्होंने काम किया। बैचलर एजुकेशन है ना, तो बीएड आप देखिए आज बीएड कॉलेज करते हैं, बीएड कॉलेज में क्या किया जाता है, इसमें जो है शिक्षक और शिक्षार्थी का कार्य व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है इस कोर्स में, बीएड के बारे में। तो प्रोफेसर रामलाल पारिख समिति 1983 में, सॉरी 93 में आया, जिसने काम किस पे किया, बीएड पर। बीएड डेट सुने हो नहीं, कर क्या हो यार आप लोग। तो बीएड पे नाम किसे याद है, रामलाल को। तुम लोग बीएड वाले हो ना, तो याद कर लेना रामलाल वाले हो आप लोग, है ना, कौन से लाल, रामलाल वाले हो, तो याद कर लेना अपने आप को रामलाल। ऐसे ही 1993 के बाद 1994 लिख लेना, 1994 में, वर्ष 1994 में आप लोग लिख लेंगे प्रोफेसर खेरमा लिंगदो समिति, प्रोफेसर खेरमा लिंगदो समिति। ये मिजोरम साइड के है लगता है, नॉर्थ ईस्ट वाले। लिंगदो समिति, इसको लिंगदो समिति बोलते हैं। ये लिंगदो समिति 1994 में, लिंगदो, प्रोफेसर लिंगदो समिति। खासकर इन्होंने दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन पे काम दिया, बढ़ावा दिया, प्रोफेसर लिंगदो समिति। तो याद रखना प्रोफेसर लिंगदो समिति कब आया था, पूछेगा डायरेक्ट प्रश्न में, तो 1994। 1992-93 में क्या आया, यशपाल। 1993 में क्या आया, रामलाल पारिख। तुम्हारा याद कर लो, 93 रामलाल, 92 यशपाल, तो 92 में यश, 93 में राम, और 94 में लिंगदो, है ना। शिवलिंग को याद कर लो, है ना, राम तो 93 में, 94 में लिंग, शिवलिंग, लिंगदो। इसके बाद आप लोग को आना है 2000, वर्ष 2000, वर्ष 2005। तो 2000 और 2005 को एक ही नाम से जानना है, NCF, ठीक है। NCF मतलब यहाँ पर लिखना है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा
ठीक है, रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005। अब यहाँ पर जब बात होती है एनसीएफ के, तो आप लोग दिमाग में सीधा सीधा याद रखना है एनसीएफ का कितना वर्जन आया। याद रखेंगे एनसीएफ, जिसे एनईपी है वैसे एनसीएफ याद रखना है। तो आप लोग को एनसीएफ याद रखना है, ऑनलाइन में तैयार रहेंगे। 75 से चालू हो जाता है ये, 1975। पहला एनसीएफ कब आया था बोलने से? 1975। दूसरा एनसीएफ कब आया था बोलने से? 1988। याद कर लो इसको एकदम। एनसीएफ तीसरा कब आया था बोलने से? 2000, वर्ष 2000 में। और चौथा एनसीएफ कब आया था? 2005। 2005। और लेटेस्ट जो है एनसीएफ 2022। तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थी याद रख लेंगे इसको। एनसीएफ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एनसीएफ के 5वां वर्जन में जी रहे हो आप लोग। 75, 88, 2000, 2005, 2022। 2000 के बाद 3 ठोक, उससे पहले 2 ठोक। 2000 पहले 2 ठोक, कौन कौन सा? 75 और 88। और 2000 के बाद 2000, 2005 और 2022। ये 5 ठोक याद कर लो एनसीएफ वाला। उसके बाद लिखेंगे, ये तो एनसीएफ के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। 2005 के बाद आप लोग लिखेंगे खास जो है 2009। 2009 में ध्यान रखेंगे यशपाल समिति के द्वारा, ठीक है, प्रोफेसर यशपाल समिति। इन्होंने जो है एक और काम किया। क्या काम किया? ध्यान सुनेंगे। इन्होंने उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, जो कॉलेज है ना, कॉलेज में जो है नवीनीकरण और कायाकल्प, नवीनीकरण एवं कायाकल्प पर जोर दिया या सुझाव दिया। हायर एजुकेशन का फिर से क्या होना चाहिए? नवीनीकरण होना चाहिए, उसका फिर से कायाकल्प होना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया 1993 में प्रोफेसर यशपाल ने। यशपाल छोटे मोटे आदमी नहीं ना, हालांकि अब नहीं है हमारे बीच में, लेकिन वो शिक्षा जगत के बहुत बड़े शिक्षाविद है। यशपाल समिति पद्म भूषण से नवाजित है ना, प्रोफेसर यशपाल समिति। उसके बाद आते हैं 2009 में ही स्पेशल एक अधिनियम आया। कौन सा अधिनियम? आप लोग पढ़े हो? RTE 2009 पढ़े हो, राइट टू एजुकेशन। फिर उसी के सुझाव को देखते हुए, यशपाल समिति के सुझाव को देखते हुए और बहुत सारे चीज़ों को देखते हुए जो है भारत देश में एक अधिनियम स्थापित हुआ जिसका नाम था RTE 2009। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के जो बालक होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो इसमें लिख लेंगे इस अधिनियम का सबसे प्रमुख, हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत, लेकिन वर्ष 6 से 14 वर्ष के जो लड़के लड़की हैं, बच्चे बच्ची हैं, बच्चों के लिए 2 शब्द का इस्तेमाल करना। एक शब्द है निःशुल्क और दूसरा शब्द है अनिवार्य। बच्चा जो है पढ़ाई करेगा, उसके ऊपर मम्मी पापा का भी डांट नहीं चलेगा। मम्मी पापा भी मना नहीं कर सकते स्कूल जाने के लिए। नहीं, पहले के समाज में जानते हो गांव वाले, अरे चल, अगर पिताजी मान लो बरदिया है ना, यादव हैं, गांव गाय वाय चराते हैं, तो कहाँ स्कूल जावे? चल तो मुरसन गाय चरावर, बकरी चरा, चल
किसान है, चल घर खेत में काम करवे, का कहते हैं स्कूल जावे, का करे पढ़ लिख के। पहले के ज़माना ऐसा था, है ना। तो लोग जो है समाज में पढ़ने के लिए घर वाले ही मना कर देते थे, कुछ कारण से मना करते थे, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के, तो ये सब चीज़ों को जो है हटाया गया, क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे देश कैसे आगे बढ़े करके, तो ये नियम ज़बरदस्त काम आया 2009। और इसी के तहत जो है आज देखते हो निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क गणवेश, दुनिया भर का। तो ये जो है मौलिक अधिकार बन गया फिर बाद में, जानते हो, है ना। तो 2009 में 2 चीज़ें याद रखना है, एक तो यशपाल समिति को भी याद रख लेना, और दूसरा किसको याद रखोगे, RT 2009 को याद रखेंगे, इस समय बना। अब इसके बाद सीधा सीधा आपको याद करना है 2009 के बाद NEP 2020 2020 में आपको याद रखना है NEP 2020 आया, नई शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया। और ये जो है भारत देश में 29 जुलाई, डेट याद रखना, 29 जुलाई 2020 को लागू हो गया। NEP, जब भी बात करेंगे NEP का, तो NEP का 3 वर्जन है। कौन कौन सा, तो ऑनलाइन वाले ध्यान रखें। सबसे पहला 1968, उसको पलट दो, फिर 1986, और ये अपना 2020। तो याद करना बेहद आसान, ये दोनों तो अल्टी पल्टी वाले हैं, और एक नया क्या है 2020। तो NEP का 3 वर्जन है, 1968, 1986 और 2000, बन जाएगा। और NCF का कितना है बताओ तो, NCF कितना है, 5 है। चलो बताओ 5 तो कौन कौन सा भाई, कौन कौन सा, 1975 और 1988 और 2000 और 2005 और 2022, ये हो गया। तो ये NCF और NEP के वर्जन को एकदम ध्यान रखना, इधर उधर मत करना। और 2020 के बाद लास्ट में लिखना है 2022, ये किसके नाम से होगा, NCF, ठीक है। तो NCF 2022 या 2022 याद रखना। तो इस तरीके से ये संपूर्ण आयोगों को, अधिनियमों को, विशेष रूप से ये खास है, इसके डिटेल में और भी जा सकते हो, लेकिन मैं बस ऊपर आप लोग को इम्पोर्टेंट बता दिया हूँ। चलो इसको 2 मिनट में आप लोग को रिवाइज करना है, मेरे साथ कर लोगे, जितना भी पढ़ाया उसको 2 मिनट में। ऑनलाइन वाले गहरी सांस ले लेंगे, पानी वानी पी लेंगे, है ना। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के खास आयोग को बोलना है। चलो तैयार हो जाओ। अच्छा पहले तो मेरे को बताओ NCF का कितना वर्जन है, हाँ कौन कौन सा, 1975, 1988, 2000, 2005 और 2022, ठीक है। और NEP के कितना वर्जन है, 3 वर्जन, पहला 1968, 1986, 2020, ठीक है। अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है बोलने से, NEP का कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, 20 वाला, और NCF का कौन सा वर्जन चल रहा है, 22। ओके चलो तो शुरू करते हैं सभी एक साथ मिलकर। आज़ादी के पहले 1813 में क्या बोलेंगे, चार्टर एक्ट आया, ठीक है। 1818 में क्या आया, कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय। 1835 सभी बताएंगे, 1835 लॉर्ड मैकाले शिक्षा आयोग आया। 1854 चार्ल्स वुड डिस्पेज, इसको क्या कहा जाता है, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा। 1882-83 कौन सा आयोग है, हंटर आयोग। ये कौन सी शिक्षा के लिए खास है, प्राथमिक स्कूली शिक्षा ना। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। आगे बढ़ते हैं, 1917 में कौन सा आयोग आया, सैडलर आयोग। 1929 में हार्टोंग समिति, याद रखना 1929 में हार्टोंग समिति। 1937-38 में जाकिर हुसैन। और 1944 आज़ादी के पहले, आखिर में क्या बोलना है, सार्जेंट रिपोर्ट। तो ये हो गया आज़ादी के पहले। अब आते हैं स्वतंत्र भारत में। स्वतंत्र भारत में पहला
महत्वपूर्ण आयोग शिक्षा को लेकर कौन सा है? 1948 से लेकर 59 तक। नाम बताओ आयोग का? डॉक्टर राधाकृष्णन समिति। इसी के समिति के तत्वाधान में 1956 में क्या गठित हुआ? यूजीसी का गठन हुआ, याद रखना। अगला आ जाओ। 1952-53 में क्या आया? मुदलियार आयोग। मुदलियार आयोग सबसे मेन किसके लिए जाना जाता है? माध्यमिक शिक्षा के लिए जाना जाता है। अगला आ जाओ। 1958 में दुर्गाबाई समिति। इसका सुझाव किसके लिए था? बेसिकली स्त्री शिक्षा को, वीमेन एजुकेशन। ये 1961 में आ जाओ। डॉक्टर संपूर्णानंद समिति। याद रखेंगे, स्कूल में प्रेयर, यूनिफॉर्म सब इनका देन है ना, सिलेबस वगैरह। अब आ जाओ 1964-66 कौन सा आयोग आया? कोठारी आयोग। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी, याद रखना। इनका जो आयोग है सो कौन सा आयोग के नाम से जाना गया? शिक्षा आयोग। और इसी शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग के माध्यम से 1968 में क्या आया? पहली बार है ना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 लाया गया। 1970 में क्या आया बताओ? ईश्वर भाई पटेल समिति, 10 साल वाला। 1983-84-85 क्या आया? डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय, शिक्षक राष्ट्रीय आयोग। इन्होंने कहा कि शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए पढ़ाने से पहले। अब आ जाओ 1986 में NEP सेकंड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरा आया 1986 में। उसके बाद 1990 क्या आया बताओ? 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति, 1990। 1992-93 1992 में याद रखना यशपाल समिति। 1993 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति। इसका उद्देश्य क्या था? नारा क्या था? बिना बोझ के शिक्षा। तो यशपाल शिक्षा जो यशपाल समिति जो है बिना बोझ के शिक्षा, आपको पढ़े होगे NCF 5, उसमें भी बात हुई है ना बिना बोझ के। तो NCF जो 5 उसमें जो उसका थीम है यही है, बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो लर्निंग विदाउट बर्डन के जो कॉन्सेप्ट के जो जनक है, कौन है जनक इसका? यशपाल जी। इसके बाद 1993 में प्रोफेसर रामलाल पारिक समिति, किसके लिए? B.Ed समिति के लिए। अगला आ जाओ 1994 लिंगदो समिति, याद रखना 1994 में लिंगदो समिति। उसके बाद आओ 2000 NCF है ना, कौन सा नंबर का NCF है यार? तीसरा नंबर का, वेरी गुड। उसके बाद 2005 NCF, और ये अपना NCF का वर्जन है। फटाफट बोलो NCF पहला वर्जन, दूसरा वर्जन, तीसरा वर्जन, चौथा वर्जन, पांचवा वर्जन। 2009 में प्रोफेसर यशपाल समिति आया। इन्होंने उच्च शिक्षा का क्या किया? नवीनीकरण और कायाकल्प करने का सुझाव दिया। और उसके बाद 2009 भारतीय इतिहास में संविधान में मौलिक अधिकार बन गया राइट टू एजुकेशन, है ना। तो ये 2009 इसका मेन थीम क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। उसके बाद 2020 NEP 2020। NEP 2020 भारत में कब लागू हुआ? डेट याद कर लो, 29 जुलाई 2020। और NEP का कितना वर्जन है? 3 वर्जन। एक बार बोलेंगे फिर मेरे साथ, 1968, 2020, ठीक है। ये आपका एक बार फिर से बोल दो इसको जाते जाते। NCF का 1975, 1988, 2000, 2005, 2005। चलो लेटेस्ट में ये NCF 2020 और 2020 NEP भारत देश में चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया महत्वपूर्ण आयोग के बारे में संक्षेप में जानकारी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, चल जाएगा। चलिए, ऑनलाइन वालों को समझ में आया? इतना कम से कम बेसिक मालूम होना चाहिए, ये सब में काम आएगा ना तुम्हारा जो भी शिक्षक संबंधी परीक्षा है। बाकी इसका डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे ना कि NEP 2020 क्या है, पढ़ा भी दिया हूँ मैं तो वैसे। हाँ, NCF 2022 में क्या है खास उसके सुझाव, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं पे विराम देते हैं भाई।